स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट तो हम पहले से ही पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, तो आज मैं क्या कर रहा हूं, आपके लिए एक और न्यूमेरिकल ला रहा हूं जिसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट एक्स्ट्रा इंक्लूड है। थोड़ा फास्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस में सारे के सारे जो पॉइंट हैं बैकअप वाले उनको फीड कर दिया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस न्यूमेरिकल को कि क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में। आइए, इस न्यूमेरिकल में वो मुझसे कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ रीता लिमिटेड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और दूसरा कह रहा है फंड फ्लो स्टेटमेंट। दो ही बनाने होते हैं, बाकी तो हमें एडजस्टमेंट यानी वर्किंग नोट बनानी होती है ना। तो वर्किंग नोट में आपको जितने भी अकाउंट डिस्टर्बिंग है सभी का आपको अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। तो मेन चीज है दो, एक शेड्यूल और एक फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन के अंदर मुझे दिया हुआ है। इक्विटी एंड लायबिलिटी एक हेडिंग दी हुई है, उसमें शेयर होल्डर फंड के अंदर हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है। रिजर्व एंड सरप्लस में भी हमारे पास कुछ चीजें दी हुई हैं, एक कैपिटल रिजर्व, एक जनरल रिजर्व, एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं, टेक्निकली हैं, इनको आप आराम से पढ़ेंगे। इसके बाद है करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी है ही नहीं हमारे पास, और उसके बाद है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज में है मेरे पास क्रेडिटर और बीपी। उसके बाद दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, तो इन्होंने कहा है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इन्हें प्रोविजंस में माना है और दो को करंट लायबिलिटी में। तो सबसे पहला काम मैंने आपसे कहा था कि जनरली हम करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को अलग कर देंगे, क्योंकि उसके थ्रू हम शेड्यूल प्रिपेयर कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मुझे असेट्स दी हुई हैं, नॉन करंट असेट्स, इसमें 4 असेट्स हैं, लैंड, प्लांट, गुडविल और इन्वेस्टमेंट। करंट असेट्स दी हुई हैं, स्टॉक, डेटर, बीआर और कैश, यानी 4 करंट असेट्स हैं और ऊपर 2 करंट लायबिलिटीज हैं। यानी कि इनको सबसे पहले फीड कर दीजिए, आधा काम आधा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है हमारा। क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट है वो लैंड की है, मशीन की है, इन्वेस्टमेंट की है और इंटरिम डिविडेंड की है। 4 एडजस्टमेंट है। इसका मतलब हमारे पास जो शेड्यूल है उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट भी क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए फास्ट वे में सबसे पहले शेड्यूल को हम हटा लें। शेड्यूल वैसे तो आगे होगी अब सब पर बनानी, क्योंकि हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में लगातार शेड्यूल को समझाया है। तो अब देखते हैं फटाफट शेड्यूल को कवर करते हुए। इसके अंदर हमारे पास 2 करंट लायबिलिटी और 4 करंट असेट्स। फटाफट डाल लीजिए। लेकिन इसमें जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए तो नीचे एडजस्टमेंट है, तो फिर उसको हम शेड्यूल में नहीं डालेंगे। तो आइए फटाफट, हमारे पास हो गया स्टॉक डेटर बीआर और एक है मेरे पास कैश। ठीक है, इन्वेस्टमेंट नीचे है ही है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है 2 करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर और बीपी। ध्यान से पढ़िए, 4 करंट असेट्स, 2 करंट लायबिलिटी। इजीली हम इनको लिख सकते हैं। इनकी वैल्यू दी हुई है डायरेक्ट कि भाई प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में प्रीवियस करंट, यानी सबसे पहले आपको लिखना होता है प्रीवियस, यानी कि 2014 और 2015। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देकर फोकस करना है। पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। तो इन चारों की पहले प्रीवियस ईयर की वैल्यू, फिर करंट ईयर की वैल्यू, फिर इनका चेंज जो बढ़ रहे हैं वो इंक्रीज में, जो घट रहे हैं वो डिक्रीज में। इसी तरह से हमने करंट लायबिलिटी ली, क्रेडिटर और बीपी, लेकिन इसमें उल्टा करना होता है, अपोजिट। यानी कि ये बढ़ रहा है तो डिक्रीज में और ये डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज में। हो गया हमारा कंसेप्ट। इनका टोटल ले लिया, करंट असेट्स का, करंट लायबिलिटी का, करंट असेट्स का, करंट लायबिलिटीज का। 2014 की करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस की 18,700, 2015 की करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस की 22,800, और हमारी जो करंट असेट्स हैं ये बढ़ रही हैं 18,700 से 22,800, यानी 4,100 रुपए का इंक्रीज हो गया, यानी 22,800। यहां भी इसका टोटल ले सकते हैं। इसका टोटल है 7,400 और इसका टोटल है केवल 3,300। तो डिफरेंस हो गया 4,100 रुपए, यानी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज वाला हिस्सा ज्यादा है तो इसलिए इंक्रीज निकल कर आया। यहां से भी मैच हो गया, यहां से भी मैच हो गया, डबल मैच हो जाता है, क्योंकि आपको इसको पूरे परफॉर्मे में बनाता है जैसे कि हमें कोई बताया गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा परफॉर्मा तैयार हो गया और इसके अंदर से जो कैलकुलेट होकर आया इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना हो गया, 4,100 रुपए। और इसको हम डायरेक्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट में इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में जाकर लिख देंगे 4,100 रुपए इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। हो गया हमारा बस कंप्लीट।
यानी कि शेड्यूल को सबसे पहले आप फटाफट खाली कर दीजिए। आप ज्यादा प्रैक्टिस भी करते हैं क्वेश्चंस की, तो इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। शेड्यूल में तो उठाकर करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी डालनी है आपको। एक या दो क्वेश्चन भी आपने कर लिए तो यानी कि आपको समझ में आ जाएगा। शेड्यूल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन में कि वो हमसे क्या क्या कह रहा है और हमें क्या क्या करना है। आइए, तो हमारे पास है कुछ एडजस्टमेंट। इन एडजस्टमेंट को देखिए, वो कह रहा है नीचे, या पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हुए भी कवर कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, उसी को फोकस करते चले जाइए। सबसे पहले है मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल जो पहले 30,000 की थी अब 40,000 की हो गई, यानी फंड्स आ गए। फंड्स आ गए तो देखिए, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 10,000 रुपए, 10,000 के फंड हमारी फर्म में आ गए। क्लियर है ना। लायबिलिटी बढ़ रही है तो फंड्स आ रहे हैं, लायबिलिटी घट रही हैं तो फंड्स जा रहे हैं। आइए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रही है, पहले 15,000 रुपए की थी, आज 10,000 रुपए की है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का आपने रिडेम्पशन कर दिया होगा। क्या कर दिया होगा? रिडेम्पशन। तो इसको हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ फंड 15,000 में से 10, यानी कि 5,000 रुपए का रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देख लीजिए प्रॉपर तरीके से कि आपको रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और यहां इशू ऑफ शेयर कैपिटल। वैसे तो हम इस फंड फ्लो स्टेटमेंट को दूसरे स्टाइल से भी बना सकते हैं कि हमने यहां पर सोर्स ऑफ फंड ले लिए और इसके नीचे एप्लीकेशन ऑफ फंड भी ले सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट में भी बना सकते हैं और अकाउंटिंग फॉर्म में भी बना सकते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगता। बल्कि रिपोर्टिंग में जब हमें अगर फंड फ्लो की रिपोर्टिंग करनी होती है तो रिपोर्टिंग स्टेटमेंट जनरली ऐसा ही बनता है कि सोर्स ऑफ फंड और इसके नीचे एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है ना। इन फंड नहीं बनाते हैं, नीचे बनाते चले जाते हैं। क्लियर हो गया हमारे पास। अब हमारे पास शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्लियर हो चुका है। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं, इनको आप फोकस कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। एक है कैपिटल रिजर्व। क्या है? कैपिटल रिजर्व। लेकिन कैपिटल रिजर्व के लिए नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 1। इस पॉइंट नंबर 1 को पढ़ेंगे तो हमें 2 पॉइंट क्लियर होंगे। एक तो ये कैपिटल रिजर्व का, दूसरा लैंड का। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? ध्यान से देखिए। वो कह रहा है पीस ऑफ लैंड हैज बीन सोल्ड आउट इन 2015। एक लैंड का पीस हमने 2015 में सेल कर दिया। एंड द प्रॉफिट ऑन सेल हैज बीन क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। और उससे जो फायदा हुआ वो हमने पीएल में नहीं डाला, कैपिटल रिजर्व में डाला। यानी कैपिटल रिजर्व पर ध्यान दीजिए, लैंड की हेडिंग पर ध्यान दीजिए। जब ये 2 पॉइंट एक साथ मैच करेंगे तब ये पॉइंट क्लियर निकल कर आएगा। तो कैपिटल रिजर्व में वो कह रहा है कि लास्ट ईयर कुछ नहीं था, अब है कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब क्या है? हमने इस साल लैंड की सेल से 2,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन वो 2,000 रुपए हमने पीएल में नहीं डाले बल्कि अलग से कैपिटल रिजर्व में डाले। क्योंकि अगर पीएल में डालते तो हमारा ये जो एडजस्टेड पीएल अकाउंट है इसके डेबिट साइड में आपको लिखना होता, ठीक है ना, डेबिट में या क्रेडिट में। क्योंकि यह तो डेबिट में तो सारे लॉस लिख रहे हैं, ये प्रॉफिट था तो क्रेडिट में आता है ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। और डेबिट में क्या आता है? लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड। तो आता कहां पर? लेकिन एडजस्टेड पीएल में। लेकिन पीएल में डाला ही नहीं, पीएल में नहीं डाला, अलग से कैपिटल रिजर्व डाला है। अब कैपिटल रिजर्व का क्या करें? 3,000 रुपए का मुझे फायदा हुआ है कैपिटल रिजर्व में, ये पड़ा हुआ है, सॉरी 2,000 रुपए है, 3 नहीं है। अब लैंड पर देखिए, लैंड पर वो कह रहा है कि लैंड पहले 20,000 रुपए की थी और लैंड अब 17,000 रुपए की है। तो 20,000 रुपए की लैंड कम कैसे हो गई? क्योंकि मैंने आपसे लगातार बता रहे हैं कि हमारे यहाँ हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है और वैल्यू कम या ज्यादा नहीं होती है। कम होने का कारण डेप्रिसिएशन होता है और डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं है। उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि हमने एक लैंड सेल की है और लैंड पर कभी डेप्रिसिएशन लगता भी नहीं है। तो 20,000 की लैंड 17,000 रुपए की रह गई। इसका मतलब यह है कि आपने 3,000 रुपए की कॉस्ट वाली लैंड, ध्यान से देखना, 3,000 रुपए की कॉस्ट वाली लैंड आपने बेच दी 2,000 रुपए के प्रॉफिट पर। कैपिटलिज्म में 2 पड़े थे, इसका मतलब कितने की बेच दी? 5,000 रुपए की। अब आप मैच कर लीजिए, एक तो मैंने 20 के 17, 3,000 यहां और 2,000 रुपए ऊपर कैपिटलिज्म में, मैच करके पूरे 5,000 रुपए। भाई असेट्स कम हो रही हैं और लायबिलिटी साइड बढ़ रही है, दोनों एक ही बात हुई। तो इधर 3,000 और 2,000 ये
टोटल मिलाकर 5,000 रुपए हमने एक लैंड बेच दी और फंड्स हमारे पास आ गए। सेल ऑफ लैंड, ये आप समझ लीजिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसमें गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। भाई पहले कैपिटलिज्म नहीं था, अब है, यानी कि 2,000 रुपए का फायदा हुआ है, लैंड 3,000 रुपए की कम हुई है, तो बेची कितने की? 5 की बेची होगी ना, 5 की बेची होगी, 3 वाली लैंड 5 में, 2 का फायदा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व पहले 4,000 रुपए के थे, आज 5,000 रुपए के हो गए। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट में से कुछ पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया, तो 1,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए गए। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1,000 रुपए मैच कर गए हमारे पास। एडजस्टेड पीएल, अब लगातार पढ़ते रहेंगे, फोकस करते रहेंगे, तभी टॉपिक समझ में आएगा। इसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। पहले हमारे पास था प्रॉफिट 3,000 रुपए का और आज प्रॉफिट है 4,800 रुपए का, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में 3,000 रुपए और क्लोजिंग में बैलेंस 4,800 रुपए। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देख लीजिए, प्रॉफिट का ओपनिंग बाय में और क्लोजिंग टू में, ये आपको पहले से ही पता है। लायबिलिटी साइड में लिखी हुई हर चीज का अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट से शुरू होगा और एंड हमेशा डेबिट में होगा। ये कुछ खास बातों का आपको ध्यान हमेशा रखना चाहिए, सो दैट कि कोई भी अकाउंट बनाने में आपको कभी कोई कंफ्यूजन हो ही ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी सेंस में क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए ले गए। अब हमारे पास है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पहले 1,500 रुपए के थे, आज 1,000 रुपए के हैं। इसका मतलब है 500 रुपए के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने इस साल राइट ऑफ किए हुए हैं इस साल के प्रॉफिट से। भाई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं जो कि असेट्स का पार्ट होता है, फिक्टिशियस असेट्स होती है ना, फिक्टिशियस असेट्स। परफॉर्मे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी फिक्टिशियस असेट्स का राइट ऑफ हो रहा है, यानी कम हो रही हैं। तो ये कितनी थी? 1,500 से 1,000 रुपए, तो 500 रुपए आप ढूंढ लीजिए, इसमें मिलने चाहिए हमें। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ मिल गया ना, राइट ऑफ कर रहे हैं, राइट ऑफ। तो राइट ऑफ करते ही हमारे पास 500 रुपए का ये असेट साइड का आइटम होता है, कम हो रहा है तो प्लस होगा, तो प्लस हो गया, ये आ गया हमारे पास। तो आप ध्यान से रखिए, जितनी चीजें प्लस हो रही हैं वो सब या तो यहाँ है या यहाँ, प्लस वाली आइटम यही तो है, यहाँ या यहाँ। बाकी करंट असेट्स करंट लायबिलिटी हमने अलग फीड कर लिया। इसके बाद है मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी जो ऑलरेडी है ही नहीं। इसके बाद करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर और बीपी हम ऑलरेडी डाल ही चुके हैं। इसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजन जिसमें है प्रपोज्ड डिविडेंड और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। 2 चीजें हैं, अब देखना पड़ेगा कि इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है या नहीं। डेटर से रिलेटेड तो कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, क्योंकि एक लैंड की एडजस्टमेंट है, एक मशीन की है, एक इन्वेस्टमेंट की है, एक इंटरिम डिविडेंड की है। इंटरिम डिविडेंड बिल्कुल अलग पार्ट होता है, ये कभी बैलेंस शीट में नहीं मिलता। इंटरिम डिविडेंड का हमेशा प्रोविजन बनाकर सीधा पेमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि ये कोई टेक्निकल होता ही नहीं है। इंटरिम डिविडेंड होता क्या है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड है जिसको शेयर होल्डर्स नहीं, डायरेक्टर्स ने ईयर के बीच में ही शेयर होल्डर्स को दे दिया है। इंटरिम डिविडेंड कौन सा डिविडेंड है? जिसे जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बिना किसी शेयर होल्डर्स की मीटिंग के ही ईयर के बीच में डिक्लेयर किया और पेमेंट कर दिया। जबकि प्रपोज डिविडेंड के लिए उन्हें एनुअल जर्नल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के सामने रखना होता है प्रपोज डिविडेंड को, और जब वो उसको फाइनल कर देते हैं तब वो उस डिविडेंड को डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। समझ लेना बात के लिए। लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे केवल परमिशन ली जाती है, वो उस डिविडेंड को इंक्रीज नहीं कर सकते, कम तो कर सकते हैं। यानी डायरेक्टर्स ने जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जितने के लिए उन्होंने प्रपोजल भेजा है, उसको कम तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि डिविडेंड हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही देना है, उनसे ही परमिशन लेनी है। तो वो ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते, ये लॉ बोर्ड का रूल है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो हमारे पास इंटरिम डिविडेंड में डायरेक्ट डाल देता हूं, 2,000 रुपए का है, तो 2,000 रुपए यहां भी ढूंढ लीजिए, प्रोविजन फॉर इंटरिम डिविडेंड, और यहां पेमेंट कर दीजिए, प्रोविजन के बाद पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, दोनों चीजें एक साथ डाल दीजिए। इसके बाद प्रपोज डिविडेंड है, इसको भी मैं डाल देता हूं। कुछ नहीं दिया होता है तो प्रीवियस ईयर वाले को हम पेमेंट मानते हैं और करंट ईयर वाले को प्रोविजन मानते हैं, ये आप फोकस कर लीजिए हमेशा, टैक्स में भी और डिविडेंड में। क्लियर है बेटा? तो प्रीवियस ईयर में 4,200 रुपए थे, तो 4,200 रुपए को आप पेमेंट में लिख लीजिए। करंट ईयर में है हमारे पास 5,000 रुपए, तो उन्हें यहां ढूंढ लीजिए, प्रोविजन फॉर डिविडेंड 5,000 रुपए। देख लीजिए, फोकस कर लीजिए, क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। करंट ईयर वाली वैल्यू प्रोविजन होती है, यहां लिया है, प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू यहां होती है।
जनरली हर चीज का डिफरेंस करते हैं, हम हर चीज में डिफरेंस करते हैं, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का, लेकिन टैक्स और डिविडेंड में ऐसा नहीं करते। टैक्स में प्रीवियस ईयर वाली, टैक्स और डिविडेंड दोनों में ही प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू को हम पेमेंट कर देते हैं और करंट ईयर वाली वैल्यू का हम प्रोविजन बना लेते हैं यदि एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया है। एडजस्टमेंट में दिया है तो फिर हम अकाउंट बनाकर सॉल्व करते हैं, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको अकाउंट बनाकर समझाया था, ठीक है। और केवल नीचे दिया हुआ जैसे इंटरिम डिविडेंड था तो डायरेक्ट हमने पहले प्रोविजन बनाया और देन पेमेंट कर दिया सभी का। चाहे प्रपोज डिविडेंड भी होता तो उसका भी पहले प्रोविजन पेड, टैक्स होता प्रोविजन पेड, केवल एडजस्टमेंट में, क्वेश्चन में नहीं होता ऊपर। तो आइए तो हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, पहले 4000 का था, आज 5000 रुपए का है, तो 1000 रुपए का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आप और देख लीजिए कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमारे पास कितने का है, ये 1000 रुपए का। अभी देखते हैं कि डेटर्स में कुछ और ना कह रहा हो, अभी और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एक सेकंड के लिए हमने रोक लिया है। अब हम चलते हैं नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। करंट असेट्स हमारी ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, करंट असेट्स हमारी ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, बस केवल नॉन करंट असेट्स और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये दो चीजें हमारे पास बची हुई हैं। तो कंटिन्यू पढ़ते हैं। लैंड हम पूरा कर चुके हैं, लैंड थोड़ी देर पहले किया था। इसके बाद प्लांट, गुडविल और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो लैंड हो चुका, अब गुडविल ले लीजिए क्योंकि गुडविल की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सबसे पहले कोशिश कीजिए वो टर्म्स लीजिए जिनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, 1 या 2 पॉइंट बचे हैं। तो गुडविल पर आ जाइए, पहले 10,000 की थी, अब 8,000 की है, यानी कि 2,000 रुपए की कम हो गई। तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये सब चीजों के लिए मैंने कहा था कम हो रहे हैं तो राइट ऑफ हो रहे हैं, राइट ऑफ हो रहे हैं तो ये वाला अकाउंट आपको लिए ढूंढ के देगा। देखिए गुडविल राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ, ये रही हमारे पास गुडविल राइट ऑफ 2000 रुपए, ठीक है जी बेटा। इसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए हमारे पास बचा है प्लांट और इन्वेस्टमेंट, प्लांट और इन्वेस्टमेंट। तो कोई एक अकाउंट हम स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि प्लांट की भी एडजस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट की भी एडजस्टमेंट है, दोनों का अकाउंट तैयार कर लिया। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, अकाउंट बनाना देखिए कोई कंफ्यूजन ना हो, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और फिर क्लोजिंग बैलेंस। किसी भी असेट साइड का आप अकाउंट बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों क्लियर है मेरे पास, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। अब ये ध्यान देनी है, ये फिर दोबारा से क्वेश्चन बुक वैल्यू मेथड का ही है क्योंकि कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम से कुछ दिया ही नहीं है तो मैं बना भी नहीं सकता। तो बुक वैल्यू मेथड से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कौन से मेथड से? बुक वैल्यू मेथड, यानी कि इसमें डेप्रिसिएशन कटता है, डेप्रिसिएशन कटी हुई वैल्यू ही हमारे पास यहां तक लिखी जाती हैं। तो इसके डेबिट साइड में केवल परचेज आता है, क्रेडिट साइड में सेल आता है, डेप्रिसिएशन आता है। इसके अलावा लॉस होगा तो इधर और प्रॉफिट होगा तो इधर। तो अब इसकी एडजस्टमेंट पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए। क्या कहता है एडजस्टमेंट में? वो कह रहा है एक मशीन सेल की गई 1000 रुपए में, आ जाइए सेल कर दीजिए 1000 रुपए में। ध्यान दीजिए 1000 रुपए की सेल की, सेल करने से पैसा आया तो सेल करने से जो पैसा आया आप फंड फ्लो में भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। 1000 रुपए की आपने मशीन बेची, पैसा आया, 1000 रुपए की मशीन आपके पास से कम हो गई। आगे बढ़ते हैं, वो कहता है रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन वाज 1200। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब है डेप्रिसिएशन काट पीट कर उसकी वैल्यू 1200 रुपए थी और बेची कितनी आपने? बेची आपने केवल 1000 रुपए में, 200 रुपए का लॉस हो गया। आपको पता होगा लॉस कहां डालते हैं, लॉस यहां आता है मेरे पास, ढूंढ लीजिए। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट मिल रहा है आपको, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट मिल गया है मुझे, 200 रुपए का लॉस। अब आगे देखिए इसी लाइन में वो आगे कह रहा है कि 1000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया गया इस साल। तो डेप्रिसिएशन मैंने आपसे कहा था 3 ही चीज आती हैं, इसके अलावा तो कुछ आना ही नहीं है। 1000 रुपए का लगाया गया डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन मेरा आता है एडजस्टेड पीएल में। ये रहा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1000 रुपए, ठीक है बेटा। तो 1000 रुपए का डेप्रिसिएशन हमने लगाया है, ये रहा डेप्रिसिएशन, टोटल कर लिया 22,200, इधर है 8,000 रुपए, डिफरेंस आ गया 14,200 रुपए की परचेज ऑफ मशीनरी 14,200 रुपए। ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी 14,200 रुपए की आपने करी है परचेज। तो आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में परचेज और सेल, तो परचेज इधर आ गई, सेल इधर आ गई। इसके अलावा डेप्रिसिएशन और लॉस वो दोनों चीजें हमने यहां डाल दी, ठीक है मेरे बच्चा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन में था मेरे पास इन्वेस्टमेंट, बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है इसमें इन्वेस्टमेंट का, इस पर आप ध्यान दे लीजिए। इसलिए इन्वेस्टमेंट का अकाउंट हमने बनाया है यहाँ पर
ओपनिंग बैलेंस आपको पता है असेट्स का हमेशा डेबिट और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, और ये इन्वेस्टमेंट पर डेप्रिसिएशन तो कोई लगता नहीं है, तो सीधा परचेज और सीधा सेल। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस वो तो ऐसे ही होगा कि भाई लॉस होगा तो इधर, प्रॉफिट होगा तो इधर। सेम असेट्स का सिस्टम सेम होता है, बस डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ना तो इन्वेस्टमेंट पर लगता और ना ही आपके पास लैंड पर लगता। ठीक है ना। तो आइए, तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब देखिए इन्वेस्टमेंट के बारे में वो हमसे क्या क्या कह रहा है। तो इस तरीके से हमारा लैंड, प्लांट, गुडविल, इन्वेस्टमेंट 4 पॉइंट हो गए ना। अब नीचे देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या कहा है। इसके बारे में हमसे प्लांट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में 3rd पॉइंट दिया हुआ है। ढंग से देखिए 3rd पॉइंट में इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट है एंड ₹300 by way of dividend is received including ₹100 for pre-acquisition profit which was credited to investment account। अब आपको ₹300 का एक्चुअली इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उस पर डिविडेंड मिला, इनकम मिली, कोई बात नहीं, इनकम तो सीधी पीएल में जाती है। इनकम कहां जाती है? सीधी पीएल में। ठीक है बेटा, तो पीएल में हमें ₹300 का इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए, इनकम क्रेडिट साइड में। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें वो कह रहा है कि वो जो हमें अमाउंट मिली है 300, उसमें से 100 है प्री एक्विजिशन और 200 है पोस्ट एक्विजिशन। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट होता है। देखिए बिजनेस में जैसे आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा है, तो जब तक आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा तो आपने कभी 2 टर्म सुनी हो, कभी 2 टर्म सुनिए, इंक्लूडिंग डिविडेंड, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, इंक्लूडिंग और विदाउट। कम इंटरेस्ट होता है, नाम सुना, कम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सहित, इंटरेस्ट सहित, या डिविडेंड, कम डिविडेंड, डिविडेंड सहित। तो डिविडेंड सहित हमने ये इन्वेस्टमेंट खरीदा होगा, इन्वेस्टमेंट खरीदा होगा किसके सहित? डिविडेंड के साथ। तो होता क्या है कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा था उसमें ₹100 का जो डिविडेंड था वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में जुड़ा हुआ है और ₹200 मेरी इनकम है। थोड़ा फोकस कर लीजिए वरना आप फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में। कम इंटरेस्ट, इसमें क्या होता है, जब आप मार्केट्स में कहीं से इंटरेस्ट खरीदते हैं, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, तो वो जो आपको सेल कर रहा है उसमें आप जो उसको वैल्यू पे कर रहे हैं वो टोटल पे कर रहे हैं, वो डिविडेंड अलग से नहीं मिलेगा, उसको सारा डिविडेंड मुझे मिलेगा। क्योंकि कंपनी डिविडेंड या इंटरेस्ट जो पे करती है वो मंथली नहीं करती, वो 6 मंथ में या 1 ईयर में एक टाइम करती है। और रूल्स ये होते हैं कि जिसके पास वो शेयर, इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर्स हैं, कंपनी उसी को इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करेगी। ध्यान से फोकस कर लीजिए, बहुत फायदा मिल जाता है हमें, क्योंकि कंपनीज अकाउंट में जो पढ़ेंगे वहां ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कम इंटरेस्ट का मतलब है कि भाई कंपनी तो एक साथ पे करेगी। अब आपने किसी इन्वेस्टमेंट को 3 महीने रखा और 3 महीने बाद आपने उसको सेल कर दिया, तो जब आप सेल करेंगे तो सेल की वैल्यू तो लूंगा ही लूंगा, और 3 महीने का डिविडेंड अब तो वो जिसको मिल गया, जिसको आपने बेच दिया उसे मिलेगा। ऐसे ही मैंने खरीद लिया, तो जब मैंने खरीदा तो पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, लेकिन 3 महीने का हक उसका था। तो अब यहां पर हमें यह देखना है कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा सामने वाले से, तो 3 महीने का ब्याज जोड़कर खरीदा। मैंने कहा कुल मिलाकर इतने पैसे दूंगा, तो मुझे ₹300 ब्याज के मिल रहे थे, तो इसमें से ₹100 तो इन्वेस्टमेंट के ही हैं और ₹200 मेरी इनकम के हैं। यानी ₹200 तो मेरे खरीदने के बाद का ब्याज है और ₹100 पहले का है। तो जो ₹100 पहले का है उससे तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। एक्चुअली में तो मैंने ₹1100 का इन्वेस्टमेंट खरीदा है, देखो ₹100 और ₹3000, ₹3300, 2000 घाटे, तो ₹1100 का मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा। तो ₹1100 का जो इन्वेस्टमेंट खरीदा उसमें ₹100 ब्याज के हैं, तो खरीदा तो पैसे तो 1100 ही गए, मेरे पास से ₹1100 ही जाएंगे। ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा गया, आउटफुल हो गया ₹1100, लेकिन इस ₹1100 में से ₹100 तो मुझे ब्याज के रूप में वापस मिल जाएंगे, तो मेरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और ₹200 मेरे लिए रियल इनकम है। ₹200 मेरे लिए इनकम है जिसे मैंने अपने पीएल में डाला होगा। ये रहे ₹200। ₹200 कहां डाले मैंने? सीधे पीएल में, तो पीएल से वापस निकाल लिए। अब जितने भी नॉन ट्रेड इनकम है वो डेबिट साइड में, जितनी भी नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस हैं वो क्रेडिट साइड में। पेमेंट कर रहे हैं तो इधर, रिसीव्ड कर रहे हैं तो इधर। तो मिले तो हैं ₹200, आपने बाहर कर दिए, मिले तो पूरे ₹300 हैं, तो पूरे 300 के ₹300 यहां पर सोर्स ऑफ फंड में डिविडेंड रिसीव्ड। इस पर फोकस कर लीजिए, 2-3 बार समझिए मेरे बात को, जब जाकर ये पॉइंट आपकी समझ में आएगा, वरना तो ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा। ठीक है मेरे बेटा।
अब क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हमारे पास लैंड, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, स्टॉक, डेटर, बीआर, कैश, ये सारे पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा एक चीज देखें तो हमारे पास एक चीज थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, एक्चुअली ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट नहीं था, ये एक्चुअली है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए हमें प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू, प्रीवियस ईयर की जो वैल्यू है उसका तो करना है हमें पेमेंट। प्रीवियस ईयर में वैल्यू थी हमारे पास 4,000 रुपए और करंट ईयर की वैल्यू है मेरे पास 5,000 रुपए। और अगर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की तरह से करते तो वहां 4 यहां 5 की बजाय यहां केवल 1,000 रुपए लिख देते। इफेक्ट वही है, 5 जोड़ रहा हूं 4 घटा रहा हूं, वही है पेमेंट आ रहा ना। तो ये आपको बार बार समझना है, कोई छोटी मिस्टेक होती है तो वो और अच्छा प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि टैक्स है तो करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, तो डिफरेंस कितना है 5,000 प्लस की है, 4,000 माइनस की है, वहां पर 1,000 रुपए डायरेक्ट आ जाते। क्योंकि मैंने आपसे कहा टैक्स और डिविडेंड में तो इस तरीके से लेते हैं, लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है तो वो हमारा टैक्स और डिविडेंड का पार्ट नहीं है, तो डिफरेंस ही लेना है। बाकी सभी अकाउंट में हम डिफरेंस लेते हैं और यहां इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये टैक्स था, तो टैक्स के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब इसे आप समझिए प्रॉपर तरीके से। क्वेश्चन हमारा बुक से पूरा हो चुका है, बुक में अब हमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो अब देखिए हमारे पास ये शेड्यूल हमने तैयार कर लिया, 4,100 मैंने लिख दिया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट मेरा कंप्लीट है, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। इसका टोटल ले लीजिए और डिफरेंस निकल कर आ गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और फंड फ्रॉम ऑपरेशन मेरा डेबिट हुआ। अब इसके बाद ये दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। ये पैसा मेरे पास आया है, ये प्रॉफिट से आया है, ये शेयर इशू करने से आया है, ये मशीन सेल करने से, ये लैंड सेल करने से, और ये डिविडेंड रिसीव्ड से। देखिए मिले पूरे 300 रुपए हैं, लेकिन इनकम 200 रुपए की है और 100 रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट कम हो गया। ये दोनों बातें ध्यान से देखिए, समझिए। कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट अलग से पे करना पड़ता। तो यहां जो मैंने इन्वेस्टमेंट 1,100 रुपए का, वैसे तो 1,000 रुपए का था, लेकिन मैंने 1,100 रुपए का खरीदा था, जिसमें 100 रुपए इंटरेस्ट के दिए हुए हैं, यानी कि कम इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट या डिविडेंड साथ जुड़ा हुआ है। अगर इसको अलग से पे करते हैं हम तो 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के हैं, 100 रुपए डिविडेंड के हैं, ठीक है ना। तो मिलते तो हमें 300 रुपए, कंपनी तो हमें पूरे 300 देगी, लेकिन इनकम 200 रुपए है। इनकम कितनी है 200 रुपए, और 100 रुपए हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दी, लेकिन पैसा का इनफ्लो कितना हुआ पूरे 300 रुपए, ये रहे 300 रुपए। तो एक क्वेश्चन को बार बार समझिए जिससे कि क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अब मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो उसमें एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा, जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि भाई अगर कुछ करंट असेट्स, कुछ अदर असेट्स को आप शेयर्स या डिबेंचर्स के थ्रू लेते हैं तो किस तरीके से हमारी पूरी शेड्यूल और फंड फ्लो पर इफेक्ट आता है, कैसे कैसे वो हमारे साथ एडजस्ट होंगी, उसके थ्रू एक ऐसा न्यूमेरिकल मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि मेरी जो नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।